हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 051 का जून 24 का सॉल्यूशन, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का बी। तो ये बोल रहा है एक्सप्लेन रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट अप्रोच फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, व्हाट आर दी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रैड अप्रोच ओवर वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है हम लोग को कि ये रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या होता है और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओ ओवर वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट methodology that emphasize rapid prototyping and iterative development. It aims to accelerate the development process by focusing on user feedback and continuous improvement. ठीक है, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें रैपिड मतलब क्या, एकदम तेज़ी से काम करने का, इसमें टाइम का बहुत वैल्यू रहता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है जो क्या करता है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग और आइटरेटिव डेवलपमेंट को फॉलो करता है। ठीक है, आइटरेटिव डेवलपमेंट मतलब एक बारी बारी से काम करना, एक मेथड को, है ना, एक मॉड्यूल को एक बार में करना, इस तरह से। ये क्या करता है, एक्सेलरेट द डेवलपमेंट प्रोसेस बाय फोकसिंग ऑन यूज़र फीडबैक एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। ये इसका मेन ये क्या रहता है ना कि इसमें हर स्टेप में, जैसे कि कोई भी मॉड्यूल बना रहे हो, कोई भी फंक्शन बना रहे हो, तो उसमें यूज़र का इन्वॉल्वमेंट हमेशा रहता है। समझे कि कोई भी आप बना रहे हो तो उसमें यूज़र अपना फीडबैक दे सकता है कि भाई ये सही नहीं है, या ऐसे करो या वैसे करो। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो, जिस भी कंपनी के लिए बना रहे हो या जिस भी इंसान के लिए बना रहे हो, वो आप उसके पसंद का बना सकते हो, उसके हिसाब से बना सकते हो। समझे, तो ये इसी चीज़ को क्या करता है, एम करता है। तो देखिए इसका की फेजेस क्या है। तो सबसे पहला आएगा बिजनेस मॉडलिंग। ठीक है, तो सबसे बिजनेस मॉडलिंग में क्या आता है, डिफाइन द सिस्टम ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। देखिए यहाँ पे ये इमेज है हम लोग का, कोई भी जैसे ये मॉड्यूल हो गया ना, मॉड्यूल मतलब कि एक तरह से समझिए कोई पार्ट, जैसे कि आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, क्या बोलते हैं एडमिशन का, तो एडमिशन में क्या क्या हो सकता है, एक डॉक्यूमेंट वाला पार्ट होगा, है ना, एक पेमेंट वाला पार्ट होगा। तो ये जो पेमेंट, ठीक है, तो इसी को कहते हैं मॉड्यूल। तो एक पूरा पेमेंट का जो फंक्शन है उसको एक इंसान बनाएगा, एक ग्रुप बनाएगा, है ना, वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का एक ग्रुप बनाएगा। तो वो ये सब जो होता है ना, सबको मॉड्यूल होता है, यानी कि पूरा एक प्रोजेक्ट को अलग अलग मॉड्यूल में तोड़ देना। तो वही होता है पहले बिजनेस मॉडलिंग। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ से देखते हैं। बिजनेस मॉडलिंग ये क्या होता है, डिफाइन द सिस्टम ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। वही कि सिस्टम का क्या ऑब्जेक्टिव है ना, जैसे आप लोग उसमें SRS में देखे थे ना, ऑब्जेक्टिव स्कोप, वही सब है इसमें भी। तो वही सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, ये सब हम लोग को डिफाइन करना, ये बिजनेस मॉडलिंग है। उसके बाद क्या है, आइडेंटिफाई द सिस्टम यूजर्स एंड देयर नीड। फिर वही कि हर इसमें क्या कि आइडेंटिफाई करना कि सिस्टम मतलब यूज़र का क्या नीड है ना, और ये जो सिस्टम का क्या नीड है, यूज़र का क्या नीड है, ये सब हम लोग को पूरा आइडेंटिफाई कर लेना है, ये बिजनेस मॉडलिंग में। उसके बाद आता है डेटा मॉडलिंग। ये क्या करता है, डिफाइन द डेटा एंटिटीज़ एंड देयर रिलेशनशिप। अब जो हम लोग डेटा बना रहे हैं, है ना, डेटा मतलब एंटिटी बना रहे, कौन कौन सा यूज़र हो गया, जैसे स्टूडेंट हो गया, है ना, फैकल्टी हो गया, एडमिन हो गया, तो ये सब जो हम लोग डेटा बनाने वाले हैं, तो वही डेटा, उसके अंदर एंटिटी क्या है और उसके बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो उसके बाद क्रिएट डेटा मॉड्यूल टू रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन। उसके बाद यही जो हम लोग एंटिटी वगैरह बनाए हैं, रिलेशनशिप बनाया है, यानी कि स्टूडेंट का फैकल्टी से क्या रिलेशन होगा, है ना, स्टूडेंट में क्या क्या उसके एंटिटीज़ हैं, वो सब, वो उसके बाद फिर उस सबका एक मॉड्यूल बना देना टू रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन। समझे, मॉड्यूल बना देना मतलब उन सबको एक जगह ये कर देना, जैसे स्टूडेंट का एक मॉड्यूल बना दिए। उसके बाद आ गया प्रोसेस मॉडलिंग। ये क्या करता है, डिफाइन द प्रोसेसेस दैट ट्रांसफॉर्म द डेटा। ठीक है, यानी कि अब वही, अब हम लोग जो काम करने वाले हैं, जो डेटा बना दिया है ना, जो डेटा मान लीजिए स्टूडेंट कर दिए हैं क्रिएट, तो अब उसका प्रोसेस क्या है कि अब कौन सा इस पे काम करने वाले हैं, कौन सा इस पे एक्शन करने वाले हैं। तो वही प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म द डेटा, वही चेंज कर देगा डेटा को। क्रिएट्स प्रोसेस मॉड्यूल टू विजुलाइज द वर्क फ्लो। फिर उसके लिए भी एक प्रोसेस का भी हम लोग एक मॉड्यूल बना देंगे जो हम लोग को दिखाएगा कि कैसे हम लोगों का काम हो रहा है। हम लोगों ने इस बटन पे क्लिक किया तो फिर ये चीज़, ये वाला फंक्शन ट्रिगर हो गया, ये वाला फंक्शन ट्रिगर हुआ तो इस फंक्शन के अंदर ये काम हुआ, समझे, ये काम हुआ तो इससे एक इमेज जनरेट हुआ। ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उन सब का एक हम लोग मॉड्यूल सेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये उसी में सारा प्रोसेस होगा। उसके बाद आता है एप्लीकेशन मॉडलिंग। तो ये क्या करता है, यूजेस रीयूजेबल कंपोनेंट्स एंड ऑटोमेटेड टूल्स टू बिल्ड द एप्लीकेशन। अब देखिए इसमें एप्लीकेशन यानी कि कौन कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करने वाले हैं, वो चीज़ को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो इसमें क्या हो सकता है कि वही कोई अगर पहले से कोई टूल है एप्लीकेशन वगैरह बनाने के लिए है, जो कि पहले से अवेलेबल है, तो उन सब का हम लोग यूज़ कर लेंगे, है ना। जो कंपोनेंट्स पहले मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट में यूज़ किए हैं, कोई सिस्टम में यूज़ किए हैं, तो वो सब कंपोनेंट को कर लेंगे। जैसे पेमेंट का मेथड सेम ही होता है
है ना, एक वेबसाइट होगा। तो आप चाहो तो अगर वो मॉड्यूल आपने पहले कभी बना के रखा है तो उसको यूज़ कर लीजिए। कोई टूल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे एआई वगैरह आ गया है, तो उनसे भी हम लोग आप देखते हैं ना, कोई कोई साइट बनाने के लिए छोटा छोटा काम करवा लेते हैं उनसे। तो यही सब हो गया कि एप्लीकेशन मॉडलिंग, जो जो आप उसमें एप्लीकेशन लगेगा वो सब यूज़ करो। फोकसेस ऑन रैपिड डेवलपमेंट एंड प्रोटोटाइपिंग। अब बस वही है कि इसका डेवलपमेंट एकदम रैपिड रखेंगे, तेज़ी से काम करना है, समझे। उसके बाद देखिए टेस्टिंग एंड टर्नओवर। तो वही टेस्ट द एप्लीकेशन थ्रूली। हमेशा हम लोग जब भी कोई मॉड्यूल पे काम कर रहे हो, हर बार उसको टेस्ट करेंगे कि अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं। वही पेमेंट वाला अगर कर रहे हैं तो सही से पेमेंट हो पा रहा है कि नहीं, सही जगह जा रहा है कि नहीं, है ना, सही से सर्वर खुल रहा है कि नहीं। वो डिप्लॉय द एप्लीकेशन एंड प्रोवाइडर यूज़र ट्रेनिंग, ठीक है। फिर वही जैसे ये सब एप्लीकेशन बन गया तो उसको डिप्लॉय कर दो, यानी कि भेज दो मार्केट में। फिर वही यूज़र ट्रेनिंग के लिए भी कर दो कि अच्छा इसको यूज़ कैसे करना है, ये वेबसाइट बनाया है उसको ऐसे यूज़ कीजिए, ये वाला यहाँ जाके आप ये कर सकते हो, यहाँ जाके ये कर सकते हो, इस बटन से ऐसे होगा, समझे। तो इस तरह से पूरा हम लोग यूज़र ट्रेनिंग भी दे देंगे। तो इस तरह से ये पूरा की फेजेस होता है, वही चीज़ लिखे हैं। हर मॉड्यूल का अपना अपना ऐसे होता है। जैसे ये हो गया क्या बोलते हैं एडमिशन वाला, ये हो गया पेमेंट वाला। तो सबका मॉड्यूल है, बिजनेस मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग। ये हम लोग जब एडमिशन वाला बना रहे हैं तो इसमें क्या क्या बिजनेस है, मतलब इसका क्या क्या नीड है ना, इसके अंदर क्या क्या डेटा होगा, उसका क्या प्रोसेस होगा, उसमें क्या क्या एप्लीकेशन यूज़ करेंगे और फिर उसको टेस्ट करके भेज देंगे। तो ये सारा मॉड्यूल अब अंत में क्या होगा, जितने भी अलग अलग है ये सब तो एक ही वेबसाइट के लिए बना रहे हैं, एक ही सिस्टम के लिए बना रहे हैं। तो फिर इन सबको मर्ज करके फिर चेक करेंगे कि ये सब मॉड्यूल एक साथ काम कर रहा है कि नहीं, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के बीच में काम सही से हो रहा है कि नहीं, वो सब बात की बात है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया हम लोग का की फेजेस। अब देखिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज बोला है। अब देखिए इस क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, आपने इतना लिख दिया ना, तो आपने 6 मार्क्स तो उठा लिया है नॉर्मली, अब बचे 4 मार्क्स है। तो इसमें आप लोग को वही एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखना है। तो यहाँ जो मैं आंसर बता रहा हूँ ये तो आपको एकदम बढ़िया वाला बता रहा हूँ, समझे। आप क्या कर सकते हो इसमें से, अगर मैं 4-5 बताया तो आप 2 लिखो, 3 लिखो, समझे, उसको भी छोटा करके लिख दो, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो याद रखिए एडवांटेजेस ऑफ रैड ओवर वाटरफॉल मॉडल। तो सबसे पहले क्या होता है रैड का एडवांटेज, ये होता है फास्टर डेवलपमेंट। देखिए रैड अलाउ फॉर क्विकर डेवलपमेंट साइकिल एज प्रोटोटाइप्स आर बिल्ड एंड रिफाइंड रेपिडेटली, ठीक है। तो ये जो रैड होता है ना, रैपिड एप्लीकेशन वाला, ये हम लोग का वाटरफॉल से ज़्यादा तेज होता है, इसमें डेवलपमेंट फास्ट होता है। क्योंकि ये क्या करता है, पहली बात तो डेवलपमेंट साइकिल को क्विकर रखता है, एकदम तेज़ी से काम करना है। और साथ में क्या करता है कि ये जो प्रोटोटाइप है, यानी कि इसकी जो नीड है, प्रोजेक्ट की जो भी नीड है, जो भी ज़रूरत है, उन सबको ये लोग हमेशा बिल्ड करते रहता है और रिफाइंड भी करते रहता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई चेंजेस करने हैं, यूज़र ने बोला, वही जिससे आप बनवा रहे हो, जैसे आप बनवा रहे हो मेरे से, आप बार बार बोल रहे हो नहीं नहीं ये मत कीजिए, इसको चेंज कीजिए, तो मैं फटाफट करते जा रहा हूँ आपके साथ ही। तो ये इससे क्या होता है कि डेवलपमेंट फास्ट होता है। फिर आता है यूज़र फीडबैक। कंटिन्यूस यूज़र इन्वॉल्वमेंट हेल्प्स इंश्योर द फाइनल प्रोडक्ट अलाइन विथ यूज़र एक्सपेक्टेशन एंड रिक्वायरमेंट। इसमें जो यूज़र का फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। क्या कंटिन्यूस यूज़र का इन्वॉल्वमेंट आता है ना, पूरे प्रोजेक्ट में यूज़र का इन्वॉल्वमेंट रहेगा और वो अपना देते रहता है इनपुट कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो। तो इससे क्या होता है कि फाइनल प्रोडक्ट जो होता है ना, वो यूज़र के हिसाब से ही बनता है। यूज़र जैसा सोचा था, उसका जो एक्सपेक्टेशन होता है, रिक्वायरमेंट होता है, उसी के हिसाब से बनता है। क्योंकि वो हमेशा बीच में अपना टांग अड़ाते मतलब टोकते रहता है, बताते रहता है, समझे। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी। रैड इज़ मोर फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टिव टू चेंजेस इन रिक्वायरमेंट कंपेयर टू दी वाटरफॉल मॉडल। इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है ये भी ज़्यादा होता है वाटरफॉल मॉडल के बारे में। अच्छा हाँ, एक और बात, ये वाटरफॉल मॉडल का एक अलग क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ वाटरफॉल मॉडल, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी एकदम अच्छे से करके जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्लेक्सिबल भी होता है ये रैड, क्योंकि ये क्या करता है कि तुरंत जो चेंजेस होता है, जैसा कि मैंने बताया कि भाई पहले ही ये चेंजेस वगैरह को इनपुट में ले लेता है तुरंत, समझे। तो वही होता है कि अडेप्टिव टू चेंजेस, ये फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि ये चेंजेस को ले लेता है कंपेयर टू द वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल में ऐसा नहीं होता है, वो यूज़र को नहीं बोलता भाग मैं पूरा काम करूँगा उसके बाद तुम आगे देखना उसमें उस तरह का रहता है, इसमें ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद होता है रिड्यूस रिस्क। तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ इशूज़ एंड यूज़र डिससेटिस्फैक्शन रिड्यूस द रिस्क ऑफ प्रोजेक्ट फेलियर। तो इसमें अब मान लीजिए अब यूज़र बार बार आ रहा है ना, जिसको चाहिए वो बार बार है, तो इससे क्या है, रिस्क भी कम हो जाता है। क्योंकि हम लोग उसी के पसंद के बना रहे हैं, वो कुछ चेंज करने वाला हम तुरंत चेंज भी कर दे रहे हैं, तो इससे रिस्क कम हो जाता है। तो वही अर्ली डिटेक्शन, वही मान लीजिए कोई एरर आ गया है और हर बात पे हम लोग चेक कर रहे हैं, है ना, टेस्टिंग कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर हम लोग को एरर दिख गया कि अरे नहीं काम कर रहा है, तो हम लोग स्मॉल बेसिस पे ही काम शुरू कर सकते हैं ना, तुरंत चेंज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि रिस्क कम हो जाता है प्रोजेक्ट फेलियर का। उसके बाद आता है बेटर क्वालिटी। रेगुलर टेस्टिंग एंड फीडबैक लूप्स इंश्योर अ हायर क्वालिटी प्रोडक्ट। इससे क्या होता है कि बेटर क्वालिटी भी बनता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हर मॉड्यूल को एकदम अच्छे से टेस्ट करते हैं, है ना, उसमें फीडबैक देते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करना है तो चेंज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोग का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो बढ़िया निकलता है, क्योंकि हम लोग एक एक काम को एकदम बढ़िया से किए, एकदम शिद्दत से किए हैं,
समझे। तो ये हो गया हम लोग का एडवांटेजेस। इसमें देखिए मैंने 4-5 लिखा है, आप 2-3 लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो ऐसे नॉर्मल लिख सकते हो, फास्टर डेवलपमेंट, यूज़र फीडबैक, है ना। और यूज़र फीडबैक में यूज़र गिव्स फीडबैक बार बार, ऐसे लिख सकते हो। फिर दिस इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन वाटरफॉल, इससे दिस रिड्यूस रिस्क, है ना। उसके बाद बेटर क्वालिटी, ऐसा लिख सकते हो आप आराम से। उसके बाद देखिए डिसएडवांटेज ऑफ रैड ओवर वाटरफॉल मॉडल। तो ये क्या होता है, तो पहला है इसका स्कोप क्रीप। अब ये क्या होता है, बिकॉज द प्रोसेस इन्वॉल्व्स मल्टीपल राउंड्स एंड कंटिन्यूस फीडबैक देयर आर हायर चांस ऑफ द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एक्सपेंडिंग ओवर टाइम। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना कि जैसे कि आप देख रहे हो कि बार बार जो हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं उसमें बार बार यूज़र का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, कि बार बार वो कुछ बोल रहा है कि यार ये चेंज कर, ये फीडबैक दिया है, वो बार बार हम लोग इसको चेक कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हम लोग का जो जितना टाइम हम लोग सोच के रखें ना, मतलब जितना हम लोग स्कोप लगा के रखें कितना देर में हो जाएगा, इतना दिन में हो जाएगा, वो ज़रूर बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, इसका डिसएडवांटेज है, समझे। वही है कि देखिए इन्वॉल्व मल्टीपल राउंड और कंटिन्यूस फीडबैक, वही ना, बार बार वो फीडबैक दे रहा है। फॉर एग्जांपल आप ही कोई काम कर रहे हो, मैं बार बार आके टोक रहा हूँ, अरे यार ऐसे मत कर, चल इसको चेंज कर, ये पसंद नहीं आया, ये कर, ये वाला फोटो पसंद नहीं आया, इसको बदल। तो इससे क्या होगा, आपका जितना आप टाइम नॉर्मल में कर पाते हो उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो वही होता है इसमें कि स्कोप क्रीप हो जाती है। उसका देखिए लेस डॉक्यूमेंटेशन, रैड फोकसेस लेस ऑन डॉक्यूमेंटेशन विच कैन लीड टू इशू इन प्रोजेक्ट मेंटेनेंस एंड फ्यूचर डेवलपमेंट। देखिए इसका डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत कम होता है रैड में, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, काम ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि काम पे ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि भाई कोई चेंजेस है, चलो चलो ठीक है करते हैं। इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन बन ही नहीं रहा है, मतलब कोई डॉक्यूमेंट बन ही नहीं रहा है कि इसको कैसे किए, कैसे नहीं किए, क्या चेंजेस किए, वो सब नहीं बना रहे हैं, समझे। तो इससे क्या होता है कि हम लोग जब मेंटेनेंस जो होता है या फिर फ्यूचर में कोई डेवलपमेंट करना चाहते हैं, मान लीजिए डेवलपर चेंज हो गया है, तो वो सब करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, कैसे पता अच्छा ये पहले कैसे था, अब क्या चेंज किया, कुछ नहीं रहता उसका, समझे। तो इन प्रोजेक्ट मेंटेनेंस में भी दिक्कत हो जाती है इसमें। उसके बाद देखिए डिपेंडेंसी ऑन स्किल डेवलपर, तो रैड रिक्वायर्स हाईली स्किल डेवलपर एंड डिज़ाइनर टू वर्क इफिशिएंटली। ठीक है, तो आप देखिए इसमें ये रैड के लिए एकदम बढ़िया वाला चाहिए, स्किल डेवलपर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एकदम तेज़ी से काम कर पाए, यूज़र ने जो बोला, मतलब वो यूज फीडबैक दिया कि ऐसा नहीं वैसा, तो वो तेज़ी से उसको अडेप्ट कर पाए, चेंज कर पाए और दिखा पाए, फिर टेस्ट कर पाए। तो उसके लिए क्या चाहिए, स्किल डेवलपर चाहिए, समझे। तो ये उसके बाद देखिए नॉट सुटेबल फॉर ऑल प्रोजेक्ट, रैड में नॉट बी सुटेबल फॉर प्रोजेक्ट्स विथ हाईली कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट और वेयर परफॉर्मेंस इज क्रिटिकल। ये सभी प्रोजेक्ट के लिए नहीं होता है, समझे। ये उन जैसे कि जो जिसका कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट होता है, जिसका बहुत मतलब मान लीजिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उसमें रैड को नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर उतने बड़े प्रोजेक्ट में बार बार आके आपको कोई बोल रहा है कि ऐसे नहीं कर वैसे कर, तब तो आप सालों तक बनाते ही रह जाओगे, है कि नहीं। तो वही है कि नॉट सुटेबल फॉर ऑल प्रोजेक्ट। उसके बाद देखिए यूज़र एबिलिटी, the approach heavily depends on continuous user involvement which may not always be feasible, समझे। अब ये जो बार बार यूज़र आ रहा है, ये अच्छी बात नहीं, अच्छी बात भी है लेकिन अच्छी बात नहीं भी है ना, क्योंकि अब बार बार आ रहा है तो टोकेगा, बार बार टोकेगा तो कैसे काम चलेगा, समझे। तो वही लिखे हैवली डिपेंड ऑन कंटिन्यूस यूज़र इन्वॉल्वमेंट। तो इसे क्या कहता है, विच नॉट फिजिबल, ये हमेशा फिजिबल नहीं होता है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है, बार बार वो कुछ कंफ्यूज हो गया, मान लो यूज़र, पहले आपने ए काम करके दिया, ए काम बोला अरे पसंद नहीं आया, फिर आपने बी करके दिया, अरे नहीं भाई ए ही ठीक था, वो करके दे, फिर तो आप मारोगे ही ना उसको, समझे। तो यही हो गया डिसएडवांटेज इसके। तो यही था क्वेश्चन नंबर 2, अच्छे से मैंने बता दिया है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी, 1 का सी। एक्सप्लेन एनी 5 की फीचर्स ऑफ फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत कम ही 5 मार्क्स का आता है, सब 10-10 मार्क्स का ही रहता है। तो यहाँ देखिए फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डिज़ाइन दैट एम्फसाइज द decomposition of a system into a set of function or module each responsible for specific task, समझे। तो क्या होता है कि फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन, नाम से देखिए फंक्शन ओरिएंटेड यानी कि फंक्शन बना बना के काम करना, डिज़ाइन करना, ठीक है। और आपको फंक्शन के बारे में पहले से पता है, नॉर्मल मैं जब फंक्शन बोलता हूँ तो क्या होता है, लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के हिसाब से समझिए ना, एक फंक्शन जो एक पर्टिकुलर काम करता है, समझे। इसमें भी वही है, ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन दैट एम्फसाइज द डीकम्पोजिशन ऑफ अ सिस्टम इनटू अ सेट ऑफ फंक्शन और मॉड्यूल। वही कि बड़ा फंक्शन को, मतलब बड़ा जो सिस्टम है, जो भी डिज़ाइन है, उसको क्या करना, डिकम्पोज करके स्मॉलर फंक्शन में तोड़ देना, है ना, या फिर मॉड्यूल में तोड़ देना, जैसे हम लोग रैड में देखे थे। ईच रिस्पॉन्सिबल स्पेसिफिक टास्क, हर जो है वो अपना एक कोई स्पेसिफिक टास्क कर रहा है, समझे। अब देखिए ये है की फीचर्स फंक्शनल ओरिएंटेड डिज़ाइन का। पहला है मॉड्यूलिटी, द सिस्टम इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल इंडिपेंडेंट फंक्शन और मॉड्यूल्स ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर अ specific task. This modularity helps in managing complexity and promotes code reusability, समझे।
तो ये क्या होता है कि जैसा कि मैंने बताया कि सिस्टम क्या होता है, डिवाइड होता है स्मॉल, है ना, इनटू, और मतलब स्मॉल मॉड्यूल फंक्शन में वो सब होता है, और सब जो अपना होता है, जितने भी मॉड्यूल होते हैं, फंक्शन होते हैं, उन सब का अपना एक काम होता है, तो वो करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोग का कॉम्प्लेक्सिटी और प्रमोट कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, मॉडलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि अगर मान लीजिए देखिए एक मॉड्यूल वाला है, मान लीजिए ये मॉड्यूल का काम हम लोग आगे भी फिर से कहीं कर सकते हैं, तो हम लोग को फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसी मॉड्यूल को उठा के यहाँ यूज़ कर लो, समझे। तो इससे क्या होता है कि कोड रीयूजेबिलिटी भी बढ़ जाती है और कॉम्प्लेक्सिटी भी हम लोग अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा है हम लोग का हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फंक्शन आर ऑर्गेनाइज इन अ हायरार्किकल मैनर वेयर हाई लेवल फंक्शन कॉल लोअर लेवल फंक्शंस। दिस स्ट्रक्चर अलाउ फॉर अ क्लियर डिपिक्शन ऑफ द सिस्टम फंक्शनलिटी एंड इट्स कंट्रोल फ्लो, ठीक है। तो दूसरा इसका जो होता है ना एफओडी का, ये होता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर में होता है, यानी कि एक हाई लेवल फंक्शन है, फिर वो हाई लेवल फंक्शन एक लोअर लेवल फंक्शन को कॉल कर रहा है, समझे। तो इस तरह से क्या होता है कि ऑर्गेनाइज रहता है पूरा फंक्शन। ये क्या करता है कि क्लियर डिफेक्शन ऑफ द सिस्टम फंक्शनलिटी, ये हम लोग को दिखाता है कि अच्छा हम लोग का फंक्शन क्या काम कर रहा है, अगर बड़ा फंक्शन के अंदर कोई छोटा फंक्शन है तो वो कैसे काम कर रहा है, सब फंक्शन का अपना अपना बात है, समझे। और उन सबको एक साथ मर्ज कर देते हैं तो हम लोग को पूरा क्लियर रहता है कि अच्छा ये फंक्शन ये काम कर रहा है, ये फंक्शन ये काम कर रहा है, और ये दोनों मिलकर ऐसा काम कर रहा है, समझे। एंड इट्स कंट्रोल फ्लो, और कंट्रोल भी फ्लो भी एकदम हम लोग को अच्छे से पता रहता है कि अच्छा हाँ ये ए फंक्शन है, ये बी को कॉल कर रहा है, बी इसको ये रिटर्न करके दे रहा है, फिर ये ए फंक्शन अपना काम कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग को कंट्रोल फ्लो भी पता रहता है। उसके बाद देखिए फंक्शनल डीकम्पोजिशन। तो देखिए द डिज़ाइन प्रोसेस इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन अ लार्ज फंक्शन इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल सम फंक्शन। दिस अप्रोच मेक द सिस्टम ईजियर टू अंडरस्टैंड, डेवलप एंड मेंटेन, ठीक है। तो इसका देखिए डीकम्पोजिशन, जो फंक्शन हम लोग बनाए, जैसे कि पहले तो मॉड्यूल में तोड़ देते हैं ना, जैसे कि 4 काम है, मतलब पेमेंट वाला काम है और फिर सबमिशन वाला काम है। तो पेमेंट वाला काम और ये सबमिशन वाला किए, ये तो हम लोग मॉड्यूल में ब्रेक किए, अच्छा ये पेमेंट वाला काम है, ठीक है, ये सबमिट वाला काम है, तो ये मॉड्यूल हुआ पेमेंट वाला। अभी पेमेंट के अंदर भी हम लोग अलग अलग फंक्शन बना देते हैं कि रिसीव ऐसे करेंगे, सेंड ऐसे करेंगे, ठीक है, स्टोर ऐसे करेंगे, दिखाएंगे हिस्ट्री इस तरह से। तो ये सब अलग अलग फंक्शन हुआ, समझे। तो ये क्या कर रहा है, वही फंक्शन को भी डिकम्पोज कर दे रहा है। द डिज़ाइन प्रोसेस इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन अ लार्ज फंक्शन इनटू स्मॉलर, यानी कि वही जो पेमेंट वाला फंक्शन था, मॉड्यूल था, उसमें भी अंदर बहुत सारा फंक्शन बना देना, ठीक है। इससे क्या होता है कि वही हम लोग सब फंक्शन बना देते हैं सभी का, जिससे क्या होता है कि हम लोग ईज़ियर टू अंडरस्टैंड होता है, डेवलप होता है, मेंटेन होता है, समझे। एक बड़े फंक्शन को पहले तो पूरा एक सिस्टम को अलग अलग मॉड्यूल में तोड़े या फिर फंक्शन में तोड़े, फिर उन सब मॉड्यूल के अंदर अलग अलग फंक्शन बना दिए तो काम करना आसान हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए फोकस ऑन प्रोसेसेस, एम्फसाइज इज प्लेस्ड ऑन द फंक्शंस and processes that transform input data into output. This primary goal is to identify and design these processes effectively, ensuring they work together seamlessly. उसका देखिए प्रोसेस पे भी फोकस करता है कि जो फंक्शन एंड प्रोसेस कैसे एक फंक्शन इनपुट को ले रहा है और कैसे उसका आउटपुट कर रहा है, वो सब हम लोगों को फोकस रहता है इस पर, ठीक है। दैट इन ट्रांसफर इनपुट डेटा दिस द प्राइमरी गोल आइडेंटिफाई डिज़ाइन एंड दिस प्रोसेस इफेक्टिव। इसका प्राइमरी गोल क्या होता है, ये आइडेंटिफाई करना और डिज़ाइन करना, ये सब प्रोसेस को इफेक्टिवली, ताकि अगर मान लीजिए कोई इनपुट आया, मतलब कोई भी फंक्शन आया, कोई भी वैल्यू लेता है, फिर उसको आउटपुट देता है, तो इसका जो काम हो रहा है ये एकदम अच्छे से हो, इफेक्टिवली हो, और ये दे वर्क टुगेदर सीमलेसली, और ये सब काम मतलब जितने भी फंक्शन है सब एकदम एक साथ मिलकर बढ़िया से काम करें। उसका देखिए डेटा फ्लो रिप्रेजेंटेशन। द डिज़ाइन ऑफन इंक्लूड अ डेटा फ्लो डायग्राम दैट इलस्ट्रेट हाउ डेटा मूव्स थ्रू द सिस्टम। दिस विजुअल रिप्रेजेंटेशन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द इंट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट फंक्शन एंड द ओवरऑल डेटा प्रोसेसिंग। उसके बाद आता है हम लोग का डेटा फ्लो रिप्रेजेंटेशन। तो ये DFT बना देते हैं हम लोग, जो कि आप आगे क्वेश्चन में भी देखोगे। DFT क्या होता है, एक तरह से बताना कि सारा जो डेटा है वो कैसे मूव कर रहा है, कैसे एक एंटिटी से दूसरा में जा रहा है, कैसे एक फंक्शन से दूसरा फंक्शन में जा रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है, वो सबको समझे। दैट इज हाउ डेटा मूव थ्रू द सिस्टम, कैसे डेटा मूव कर रहा है पूरे सिस्टम में। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है कि अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे डिफरेंट फंक्शन काम कर रहा है और कैसे पूरा ओवरऑल डेटा प्रोसेस हो रहा है हम लोगों का, समझे। तो ये हो गया हम लोग का पूरा फंक्शन ओरिएंटेड, ठीक है। तो आशा करते हैं अपना वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोग B और C देख लिए। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, यही BCS 51 जून 24 का जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पूरा PDF। इसके लिए आप मेरे को सिंपली इंस्टा पे मैसेज कीजिए, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद आप बाकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देख लीजिएगा, 5th वाले भी देख सकते हो, प्रीवियस में अगर कोई बैक लगाया तो उन सबको भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए और पूरा एकदम अच्छे से देखिए, ठीक है। आपके काम को कंटेंट यहाँ पे पूरा मिलेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।